So let's start now. So in last class we studied about the gas equations. अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक और कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, प्रेशर। देखो सीबीएसई वालों को बस यही टॉपिक लास्ट है, बाकी जेई वाले बच्चे वो करेंगे आगे कंटिन्यू। देखो लेट मी चेक, someone has not arrived। चलो एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। Yeah. So Dalton's law of partial pressure we are going to discuss today. Very important and significant law it is. समझो क्या कहता है। बिल्कुल मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सर वो आपका केमिस्ट्री क्या? कौन सा? ये रखा कि नहीं, मेरा वाला ही है क्या, किसका है पता नहीं, आपका है। लो हाँ। देखो तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझो क्या कहता है ये। मान लो कि मैं सेम वॉल्यूम का कंटेनर ले लूं, सेम वॉल्यूम का कंटेनर, वॉल्यूम अलग मत लेना है ना। एक कंटेनर ये ले लो, एक कंटेनर ये ले लो। दोनों कंटेनर सेम वॉल्यूम का ले लो। अब एक तीसरा कंटेनर ले लेते हैं, ये अभी खाली रखिए, ये भी सेम वॉल्यूम है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। So we have three containers A, B, C, all are of same volume, है ना। Containers A, B, C have same volume। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मान लो कंटेनर ए में कोई गैस है, कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, उसका प्रेशर है P1। कंटेनर बी में कोई गैस है, गैस 2, उसका प्रेशर है P2, है ना। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है ना, सेम वॉल्यूम। उसके बाद यहां पर लेट A and B contains gases 1 and 2 in them at pressure P1 and P2 at same टेम्परेचर। तो ए और बी में जो है गैस, वो सेम टेम्परेचर पे गैस है। गैसेज अलग अलग हो सकते हैं, मान लो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हीलियम है, इसमें 1 मोल है, इसमें 2 मोल है, वो अलग हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है, वॉल्यूम सेम है। अब आप क्या करो कि यहाँ जो भी गैस है उसको इसमें डाल दो, और यहाँ भी जो भी गैस है सबको इसमें डाल दो, पूरे गैसेज को। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस
P2 हो जाता है। यही कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। तो यहाँ पर जब हम डाल देंगे इन दोनों गैसेज को पूरी तरह से इसमें हम जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब ये पूरा ट्रांसफर कर देंगे सेम वॉल्यूम के कंटेनर में, है ना, तो आपको पता है गैस तो पूरी वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। तो यानी कि अगर हम इसको इसमें डालेंगे तो ये भी पूरा, मान लो इसका वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है और इसका भी वॉल्यूम V है, तो इसमें पूरा V वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है। जब A यहाँ आएगा तो यहाँ भी पूरे V वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। ऐसा नहीं है कि आधे में A होगा आधे में B होगा। गैस ऑलवेज मिक्स यूनिफॉर्मली एंड इट ऑक्युपाइज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है ना। So gas A will also occupy entire volume of container C. Gas B will also occupy entire volume of container C. है ना, हर जगह गैस A B दोनों प्रेजेंट रहेगा। तो जब ये इसमें जाएगा तो जो टोटल प्रेशर होगा, यहाँ जो P टोटल होगा, P total, so that total pressure will be equal to P1 plus P2, है ना। You have to be careful. These gases should be in unreactive gases. They should not react among themselves. अगर रिएक्ट करेगा तो गैस ही बदल जाएगा, मोल ही बदल जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, है ना, केमिकल चेंज आ जाएगा ना, तब नहीं होगा, दूसरा गैस बन जाएगा, फिर उसके हिसाब से प्रेशर अलग हो जाएगा, है ना बेटा। गैस अगर ये हाइड्रोजन है ये हीलियम है, मान लो हाइड्रोजन हीलियम एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है रिएक्ट ऐसे तो नहीं कर जाते हैं। हम रिएक्ट करके वाटर बना देंगे तो लिक्विड बन जाएगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन मान लो जब रिएक्ट नहीं किया, ऐसे रिएक्ट नहीं करते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला देंगे तो रिएक्ट करके वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। करोड़ों साल भी छोड़ देंगे तब भी नहीं बनेगा, एक मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा, है ना, वो चीज है। तो वो सारी चीजें आप जैसे पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, जो आपको जो एक्साइटेशन एनर्जी, एक एनर्जी उसको देना पड़ेगा उसके बाद बनेगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है H2 प्लस O2 का वाटर बनाने का, लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी इज आल्सो वेरी हाई, है ना। ओके, वो एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे तभी बन सकता है, तो वो ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा उसको, ठीक है, वो चीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A का अगर प्रेशर P1 है और B में प्रेशर P2 है, तो C का जो टोटल प्रेशर होगा जब A और B के सारे गैस हम C में डाल दें तो वो क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है। पहले आप इस डायग्राम को बनाइए, एक लाइन और लिखा दूंगा, इसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखाएंगे। यहां तक कर लो और ये चीज लिख लो, व्हेन gases of container TAIN container A and B are transferred to container C, है ना, then total pressure of कंटेनर, पॉइंट क्या है मतलब यही है, कंटेनर C will be P total will be equal to P1 plus P2. Come on, do it. कर लो इसको। Now write the statement. Gases should be not reacting with each other, है ना, वो ध्यान रखो। है ना, यहाँ तक ये डायग्राम हो गया। अभी रुक जाओ एक मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी कर लो, एक स्टेटमेंट छोटा सा और बचा है इसमें।
डायग्राम बना लो, उसके बाद में को एक ही टेम्परेचर में रख रखा है। हाँ सेम टेम्परेचर बेटा, तभी कंपेयर कर सकते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी से ये प्रूफ भी हो जाएगा, है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी को देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस चाहिए ना, उसको गैस कौन सा है, क्योंकि हम दोनों को आइडियल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना। चलो नंबर ऑफ मोल से मतलब है, उसको गैस से नहीं मतलब है। नहीं स्टेटमेंट में गिरफ्त कर रहा हूं अभी, है ना। यहाँ पर हेयर P1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, है ना। जब दोनों को मिक्स कर दिए तो P1 इतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा, अब P2 कितना करेगा, P2 जो है जितना इंडिविजुअल कर रहा था उतना ही सेकेंड गैस आपको मिक्सचर में भी करेगा, है ना। तो दिस विल बी कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मतलब उसका पार्ट, है ना, सिर्फ उस गैस का प्रेशर के कारण जो प्रेशर बन रहा है पार्शियल। सर एक मिनट रुक जाओ, गैस, हाँ बोलो, मिक्स होने के बाद जो क्या, मिक्स होने के जो बाद ही तो पार्शियल कहेंगे, हाँ बोलो। जो हम प्रेशर देखते हैं, हाँ वो हम क्या देखते हैं, जितना गैस कंटेनर पे लगा रहे हैं। वो अभी इसके अगले टॉपिक में आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो वहां पे बात खुद ही समझ जाएंगे प्रेशर का क्या मतलब है गैस का, ठीक है। चलिए ओके, ओके सर। इस टॉपिक के बाद, तो अभी जब इस टॉपिक के बाद आना है, ये टॉपिक चैप्टर नहीं टॉपिक के ही बाद आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। सो वी विल टॉक देयर कि क्या मतलब है गैस के प्रेशर का। मैं लिखा दूंगा, वहां से लिख लो, मैं लिखा दूं बात बराबर। स्टेटमेंट है, ये तो मैंने समझाया है, अब स्टेटमेंट जो है आपका वो लिखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या, है ना। स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स, लिख लो, बुक्स ही लिख लो, समझ ही गए हो, प्रेशर नोट कर लो। पार्शियल प्रेशर का जो मतलब है वो मैं अभी लिखा देता हूँ, स्टेटमेंट पहले लिख लो, उसके बाद, है ना। हाँ मान लो कि अगर उसमें से जितना भी एक पार्टिकुलर गैस है उसको अलग करके उतने ही वॉल्यूम वाले कंटेनर में रख दे तो वो कितना प्रेशर लगाएगा, उसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे उस गैस का। तो मिक्सर में भी वो उतना ही प्रेशर लगाएगा, पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे है आपके पास मिक्स है, समझा। जब फ्रिक्शन ही पढ़ते हो तो मानते हो ना, यदि स्मूथ होता तो क्या ग्राउंड स्मूथ होता है, मानते हैं, तो हम मान रहे हैं बेटा, कंसीडर कर रहे हैं कि यदि हम जो मिक्सर में अगर दो गैस है मान लो, फॉर एग्जाम्पल दो ही मान लो, तो अगर हम गैस 1 को निकाल लें, अलग कर लें उसके सारे मॉलिक्यूल्स को, और उसको एक ऐसे कंटेनर में रख दें जिसका वॉल्यूम मिक्सर वाले कंटेनर के बराबर है, तो उस केस में जो इंडिविजुअली वो गैस जो प्रेशर लगाएगा उतना ही प्रेशर मिक्सर में भी वो लगा रहा होगा, तो उस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब पहला कहाँ हो गया, यहाँ तो सिर्फ मिक्सर में है, यदि रख दे तो, रखे नहीं है, समझे। अब दूसरे कंटेनर को आप ला रहे हैं कि सर दूसरा कंटेनर है ही नहीं, हम तो बात कर रहे हैं कि यदि अगर आप दूसरे कंटेनर में रख दे तो, मान लो चलो ठीक है आप रखना भी चाहते हो, रख लो, तो जो प्रेशर लगेगा वही पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, है ना। तो पार्शियल प्रेशर के लिए आपको ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन में सुने सर दूसरा कंटेनर तो दिया नहीं है, दूसरा कंटेनर क्यों देगा, वो बराबर होता है उसको, तो समझाने के लिए दूसरा कंटेनर लिया है ना बेटा। दूसरा कंटेनर एक्चुअली में कहीं नहीं है, ओके।
चलो मान रहे हैं, समझने के लिए मान रहे हैं। तो इस स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reactive gases, बिल्कुल, gases in a container is equal to the sum of partial pressures of the individual gases of the mixture in the container. ओके, ये चीज है। अब देखिए यहां पर पार्शियल प्रेशर क्या है, तो पार्शियल प्रेशर क्या है, पहले तो इसका मतलब लिख लो। देयरफॉर पी टोटल, अगर मान लो n नंबर ऑफ गैसेज है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू प्लस Pn, दैट इज समेशन ऑफ Pi, है ना बेटा। ये हो जाएगा, सभी का प्रेशर जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। मतलब आप अलग अलग गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी करके प्रेशर निकाल लो, है ना। वहां से सभी गैस का P1 P2 P3 निकाल लो और टोटल कर दो। चलो देखो, हो गया बच्चों। Come on, is it done? चलो ठीक है आगे, हाँ कर दो जल्दी कर लो। पार्शियल प्रेशर क्या है मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, ऑल्दो यू नो इट। पार्शियल प्रेशर है ना, द पार्शियल प्रेशर of a gas
in a mixture of gases present in a container is equal to the pressure exerted by that gas on the walls of the container है ना, pressure exerted by that gas on the walls of the container if it could be individually present in the same container at the same temperature. In the same container at the same temperature. सेम किसके, मिक्सर का जो टेम्परेचर होगा, है ना. ओके, ये तो डिटेल में हो गया. तो सीबीएसई में बच्चे कभी कभी लगता है सर इतनी बड़ी बड़ी चीजें याद नहीं रहा या हम नहीं कर पाए, तो सिंपली लिख दो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, है ना, ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर, है ना. सीधी सी बात है. इसी बात को आप शॉर्ट में लिख दो, कोई नंबर नहीं काटेगा, है ना. सभी बच्चों के लिए दवाई है यहाँ पर. तो कह सकते हैं और द प्रेशर exerted by a individual gas of a mixture of gases, है ना, नॉन रिएक्टिव गैसेज. लिखना चाहो तो लिख दो नॉन रिएक्टिव गैसेज. एक आध वर्ड छूट भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है स्कूल एग्जाम में. इंडिविजुअल गैस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज, मेन वर्ड नहीं छूटना चाहिए, है ना. इट्स कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर. बेटा चलो देखो, कम ऑन डू इट. एन इंडिविजुअल गैस, है ना, थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान रखें. ये चीज है. अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक रिजल्ट डिराइव कराऊंगा. ओके, फिर क्वेश्चन करते हैं. चलो, तो सुजल जो आप पूछ रहे थे कि प्रेशर क्या है, तो प्रेशर ऑब्वियसली वॉल्स पे जो प्रेशर लगाता है ना गैस, वही है. तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब आप पढ़ोगे तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस वहां पर करेंगे, है ना. ओके, व्हाट इट बेटा. और सर ये प्रेशर इक्वल होता है, जितना वॉल दीवार मतलब वॉल गैस पे लगाए उतना ही गैस वॉल पे लगाएगा एक पर्टिकुलर तो एरिया के थर्ड लिए. लॉ है बेटा. हाँ, एक पर्टिकुलर वो न्यूटन थर्ड लॉ है. एरिया पे हाँ देखे तो बिल्कुल, न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों इक्वल फोर्सेस लगाएंगे.
दोनों इक्वल लगा लेंगे। फोर्सेज लगाएंगे, इक्वल एरिया पे इक्वल फोर्सेज लगाएंगे, है ना, तो वो आपका प्रेशर भी इक्वल होगा। बिल्कुल। ओके, करिए। ये चैप्टर तो हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स। इस टेस्ट में गैसेस स्टेट तक ही रखेंगे, थर्मो शुरू तो हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, कम से कम 2 वीक लगेगा। अगले वीक थर्मो गैसेस स्टेट। नींद आ रही है पीयूष? जाओ आग धो के आ जाओ, है ना, आदत नहीं है ना। जाओ आग धो के आ जाओ, दौड़ के आओ एकदम ऊपर से, ऊपर से नीचे मत कूद जाना। दौड़ते दौड़ते जाओ, आग बढ़िया से धो लो। जाओ। नहीं नहीं मिटाऊंगा, तुम जाओ ना, कोई जल्दी बात नहीं है, जाओ। क्लास के बाद 1 घंटा रेस्ट करके आ जाना, है ना। फिजिक्स वाली क्लास, मैथ्स वाली दोनों क्लास आपका इस वीक खत्म हो जाएगा 12th के साथ। हाँ, फिर आपका थोड़ा प्रेशर कम होगा। हाँ, वेक्टर तो ऐसे ही बता दिए, वो सब आपको पता है, लेकिन एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा तो क्लियर रहेगा। बढ़िया है, सब करना नहीं पड़ेगा, तो आप बता रहे हो। नहीं करना तो है, अभी भी करना पड़ेगा, इसको एकदम याद याद हो जाना चाहिए, वो चीज है। नोट कर लिया? चलो मैं भी तो 1 मिनट का गैप लेता हूँ, पानी पी के आता हूँ मैं, है ना। आप लोग करो, फिर डिराइव कराते हैं। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसको डिराइव करा रहा हूँ, सीआरटी में दिया नहीं है, काम आता है। पानी पियो। सोमन रोजाना क्लास में कर, देखो ध्यान दो, यहाँ तक हो गया बेटा। अब हमें प्रेस है, देखो। हाँ कर दो, जल्दी से लिखो। देखो नोट में ये पॉइंट, और इसको प्रूव भी करेंगे। द पार्शियल प्रेशर
of a gas in a mixture is proportional to the mole fraction of the gas in the mixture. Fraction of that gas in the mixture. मोल सर मोल फ्रैक्शन तो आप फ्रैक्शन लोग मतलब समझते ही हैं। टोटल मोल ऑफ गैस अपॉन, नहीं मतलब वो वाला नहीं गैस अपॉन नहीं, टोटल मोल ऑफ गैस। मोल ऑफ अ गैस हाँ अपॉन टोटल, हाँ ये जो पढ़ाया गया है वही चीज, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, सेम चीज बेटा, हाँ है ना, मोल ऑफ अ पार्टिकुलर कंपाउंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपाउंड, या जो भी मिक्सचर में करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा मिक्सचर में ही निकलता है, चाहे सॉल्यूशन में निकालो या गैस में निकालो, होमोजेनियस मिक्सचर में, है ना, तो वो चीज है। तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल ऑफ अ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि सम ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल गैस, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो ये कैसे आएगा देखो, हाँ देखो आपको पता है, सिंस बाय डाल्टन्स लॉ, सिंस P total is equal to P1 plus P2 plus P3 up to Pn. Here P1, P2, P3 up to Pn are the partial pressures of n gases. ये बात आप सभी को मालूम है कि ये सबका पार्शियल प्रेशर है ऑफ n गैसेज। अब देखो सारी गैस का वॉल्यूम तो वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को हर एक गैस ऑक्युपाई करेगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी फिक्स फॉर ऑल द गैसेज। आप जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, सिंस PV इक्वल टू nRT, तो ये हर एक गैस के लिए अप्लाई होगा, और हर एक गैस के लिए V फिक्स होगा, n जो होगा उसका अपना मोल होगा। मान लो P1 वाला जो गैस है उसका मोल है N1 और प्रेशर है P1, और टेम्परेचर तो सबका सेम होगा क्योंकि सेम ही कंटेनर में है, और वॉल्यूम भी सेम होगा, है ना। तो ये जानते हैं, R तो कांस्टेंट है, सो हियर V एंड P विल बी नहीं सर अब सेम मत फॉर करना। ऑल गैसेस। नहीं कर रहा था, अच्छा ये वाला, अच्छा नहीं करते, देख लो हियर V एंड T आर सेम फॉर ऑल गैसेज, ऑल द गैसेज। कांस्टेंट है मतलब उस कंटेनर के लिए कांस्टेंट हो गया, एक पार्टिकुलर कंडीशन के लिए, प्रॉब्लम के लिए, है ना। हाँ एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम में यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह नहीं, हाँ ठीक है ना, वो चीज है। तो कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया, सो इट इज कांस्टेंट कह लो, फॉर ऑल द गैसेज इट इज सेम। तो यहाँ पे देखो, तो सिंस P इक्वल टू nRT बाई V, nRT बाई V, है ना। टोटल के लिए भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस, है ना, इस तरह से अप टू N3 प्लस Nn, n नंबर है इस तरह से। तो PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर हाँ n नंबर ऑफ गैस के लिए कह रहे हैं, n इक्वल टू Nn, n स्क्वायर क्यों होगा, अरे भाई n का एक सबस्क्रिप्ट है ना, उसका नाम है, हाँ तुम्हारे टी शर्ट पे एक पीयूष लिखा रहेगा तो दो पीयूष हो जाएंगे, एक तुम और एक तुम्हारा तीस है, वो तो सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है ना। n इंटू n नहीं है वो, n सबस्क्रिप्ट है, उसका नाम है। एक n है नंबर ऑफ मोल, और एक n है आयत पार्टिकल के लिए, आयत गैस के लिए, आयत गैस के लिए तो nth गैस है ना। तो I इज फ्रॉम 1 to n, वो चीज है ना। तो ये चीज है, तुम चाहो तो कुछ और सिंबल यूज कर लो, PM यूज कर लो, PM यूज कर लो, NM, हाँ n एक जैसा है तो NM PM कर लेते हैं, m नंबर ऑफ गैसेज, है ना।
तो ज्यादा बेटर होगा m कर लीजिए यहाँ। हाँ यहाँ पे m कर लीजिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब इसको रब कर दे बेटा, ये वाला यस रब सर। कर देते हैं। लिख लो लास्ट लाइन लिख लो, सबको ही लिख लो। चलो हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, देखिए therefore P1 इक्वल टू N1 RT by V, P2 इक्वल टू N2 RT by V and P3 इक्वल टू N3 RT by V। हो जाएगा। हाँ उसी तरह से आप देखेंगे Pn इक्वल टू PM, M नंबर ऑफ गैस है ना, तो NM RT by V and P total will be N total RT by V, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। Therefore from इक्वेशन 1 P टोटल को लिख लो, है ना। P टोटल को P टोटल ही छोड़ दो, जरूरत नहीं है ना। इसको हम चाहे तो P टोटल भी छोड़ सकते हैं, वो चीज है। सर हाँ बोलो। तो जैसे P1 में हम दोनों साइड n टोटल डिवाइड करके प्रूफ कर देंगे ना। एक मिनट आवाज कहीं हो रहा है। हाँ बेटा बोलो। मतलब हम P1 वाली इक्वेशन में दोनों साइड nm डिवाइड करके n टोटल डिवाइड करके प्रूफ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल वहां से भी कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल डिवाइड कर देंगे ना तो हो जाएगा, है ना। जैसे P1 P2 P3 है ना, N1 N2 N3 को देख लें, तो N1 N2 N3 देख लें तो हम वहां से लिख देंगे, है ना। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इसको ऐसे रखो, हमें P टोटल, हाँ P पहले टोटल के वाली क्रम में ही निकालो। प्रोपोर्शनलिटी देखना है ना, वो तो बाद में रख दोगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वहां से, टोटल नंबर वो तो दोनों तरफ रख देंगे तो कट ही जाएगा। तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, ये भी रख देंगे तो कट जाएगा दोनों तरफ से, है ना। दोनों तरफ इक्वल होके कट जाएगा, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, आप इनको रखो, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 P टोटल जो हो जाएगा P1 कितना है, RT बाई V तो कॉमन आ जाएगा, तो RT बाई V कॉमन आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना, अप टू NM। ये P टोटल हो गया, है ना। अब अगर हम देखें यहाँ पर वैसे हमने करना क्या था, चलो ठीक है, ये चीज आ गया ना, इससे काम नहीं होगा। सर इससे अच्छा हुई तो सर हाँ बोलो। जैसे फर्स्ट वाले में हम n टोटल डिवाइड कर देंगे तो n1 अपॉन n टोटल वो आ जाएगा, वो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो आ जाएगा, वो है ना P1 एक्चुअली, इज इनको डायरेक्टली हमें इक्वेशन, प्रोपोर्शनल तो
रुक जाओ, हमें Right, निकालना क्या, हमें P1 निकालना है ना, P1 निकालना है। तो P1 अगर हमें निकालना है, हाँ P1 निकालना है तो P1 में से हम देखते हैं, ठीक है, P1 निकालना है ना, तो वो चीज हम देखते हैं। चलो ठीक है, ऐसे ये तो हमें कोई काम नहीं हुआ, इसको रहने दो। हमें पार्शियल प्रेशर को निकालना है ना, तो इसको लिख लो 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो, ओके, इसको 4 लिख लो, उसी तरह से इसको 5 लिख लो, इस तरह से। अब देखो इसे अगर हम 2 से देखें, टू फ्रॉम टू देखो, हमें पार्शियल प्रेशर एक्चुअली निकालना है। तो P1 हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया N1 RT बाई V। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये P टोटल क्या है, N टोटल RT बाई V, तो N टोटल से मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। इसमें लिख लो N टोटल बाई N टोटल, है ना। एक्चुअली हमने वो नहीं ध्यान दिया ना कि हमें निकालना क्या, हमें तो पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, कि वो हमने लिखा था ना, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो वो हम निकालेंगे। तो यहाँ देखो एन टोटल आर टी बाई बी को क्या लिख सकते हैं, पी टोटल लिख सकते हैं। तो एन टोटल और आर टी बाई बी इसको क्या लिख सकते हैं, पी टोटल लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा एन वन बाई एन टोटल इंटू पी टोटल, है ना। तो यानी कि आपका P1 क्या हो गया, P1 हो गया आपको N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस अप टू NM, ये मोल फ्रैक्शन हो गया इनटू P टोटल। तो यानी कि आप कह सकते हैं ना कि पार्शियल प्रेशर 1 इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, है ना। तो वो चीज है, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन को तुम x1 लिख सकते हो, x1, है ना। ये मोल फ्रैक्शन को जैसे N1 बाई N1 प्लस N2 इसको x1 से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया x1 इंटू पी टोटल, है ना। सिमिलरली 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 पी आई, किसी भी आयत गैस का प्रेशर, सो दैट विल बी xi इंटू पी टोटल। चलो इसको कर लो, है ना। तो xi क्या हो जाएगा, xi हो जाएगा आपका ni, आयत गैस का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस अप टू Nm, है ना, वो चीज। तो पी टोटल कांस्टेंट मान लो, उसके बाद फिर आपका पी आई प्रोपोर्शनल टू एक्स आई हो गया, है ना। बस चलो ऐसे कर लेगा, है ना, ज्यादा बेटर है इस तरीके से। चलिए ये हो गया। हाँ, यानी कि पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, कह सकते हो ना। चलो hence hence pi divided by p total, this will be equal to xi, xi का मतलब आयत का मोल, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस अप टू Nm, टोटल नंबर ऑफ मोल, है ना।
तो एक्स आई क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ आयत गैस। ये ध्यान रखोगे आप, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इसको क्वेश्चन करते समय, जैसे भी आप याद रख सके, कोई इशू नहीं। कि मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, या पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, है ना। चलिए, so we will do some problems based on these concepts that we have studied till now. Okay, यहां तक क्लियर है बेटे? देख लो। यस चलो अच्छी बात है। निशान, गॉट अप टू हियर? यस यस सर। चलो ठीक है। मैथ्स का क्लास पूरा हो गया था निशांत आपका, ये कुछ छूट भी गया था? हो गया था सर पूरा। चलो ठीक है, चलिए, आई वेटेड टिल यू ज्वाइन। देखिए सुजल, हो गया बेटा? यस सर। ओके, चलिए सभी कोई कर लीजिए, इसको कंप्लीट करो बच्चों। कर, या आप यहां से लिख सकते हो, सर है ना, पी आई अपॉन पी टोटल। हाँ बोलो। सर अगर हम किसी क्वांटिटी को कहते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी एक क्वांटिटी से, तो सिर्फ हाँ वो बेटा, उसी क्वांटिटी से प्रोपोर्शनल होगा और किसी से नहीं हो सकता, मतलब और किसी, और सब नहीं कांस्टेंट ही नहीं, होना देखो पड़ेगा। प्रोपोर्शनल, आप प्रोपोर्शनल तो प्रोडक्ट में लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन जो आया, तो मोल फ्रैक्शन आपका क्या है? डायमेंशन लेस है ना, तभी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है, लेकिन हर जगह जरूरी तो नहीं है ना। जैसे कि मान लो कहीं भी अगर हम देखते हैं, जैसे कि देखो इसको, है ना, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे कि टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। सी इज द स्पीड ऑफ कांस्टेंट है लाइट सर। इन वैक्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ जरूरी थोड़ी है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एनर्जी हो या मास नहीं जो हो वो नहीं, मैं एनर्जी ये हो। नहीं बोल रहा हाँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में। अच्छा अच्छा। जैसे इसमें आपने हाँ लिखा है पी आई इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल, ठीक है। हाँ, पी टोटल, हाँ। अगर अगर समझो पी टोटल बदल रहा हो तो ये कहना सही है क्या पी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आई है? अगर पी टोटल और एक्स आई ये दोनों तो बदल गिवन रहा। नहीं, पी पी टोटल इंडिविजुअल यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं ना, ये तो किसी गिवन क्वेश्चन के लिए होगा ना, गिवन कंडीशन में, यस किसी सर। एक इंस्टेंट की बात है बेटा, है ना। जैसे मान लो किसी समय आपका एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसका एक टेम्परेचर है, उस मोमेंट पे आप बात कर रहे हैं, समझे। यस सर। हाँ, अब मान लो 5 मिनट के बाद हमने टेम्परेचर को टी से 2T कर दिया, तो टी से 2T कर दिया तो पी टोटल भी डबल हो जाएगा, पी आई भी डबल हो जाएगा, है ना, यस सर। वो भी चेंज हो जाएगा ना। तो उस केस में आप कहोगे पी आई प्रोपोर्शनल टू पी टोटल भी हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे है, गिवन नहीं नहीं, थर्मोडायनामिक स्टेट के लिए। ये नहीं कह रहा मैं, जैसे अगर मैथमेटिकली कहे तो ये कहना सही है, अगर एक चीज दो के प्रोपोर्शनल है तो वो उसके प्रोपोर्शनल है और वो उसके प्रोपोर्शनल है, लगातार में कह सकते हैं ऐसा। प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, हाँ प्रोडक्ट के, हाँ ये चीज, जैसे कि मान लो x प्रोपोर्शनल टू y एंड x प्रोपोर्शनल टू z, देन x प्रोपोर्शनल टू y इनटू z, कह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हो। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये तो होता ही है, हमने वो काम भी किया था, देखो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को हाँ वो मिला सबको करके कंबाइन किया था किया ना। था। हाँ, और अगर x प्रोपोर्शनल टू मान लो 1/k है, तो यहाँ हो जाएगा x प्रोपोर्शनल टू yz/k, ऐसे भी हो जाएगा, समझे। सर उसमें तीनों क्वांटिटी भी बदल सकती है, दो भी और एक भी। हाँ, उसके बाद तो फिर ये बदल गया, जो बदलेगा उसके हिसाब से ये चेंज होगा, बिल्कुल, समझे। जैसे अगर मैं इन दोनों को फिक्स रखूं,
तो के इनवर्सली के अगर डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, है ना। फिर हम Effect कहेंगे देखने कि के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ बिल्कुल, इफेक्ट देखने वरना के लिए हम तो हम एक ही को चेंज करेंगे। वरना हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y इंटू जेड अपॉन के। हाँ बिल्कुल, हाँ y इंटू जेड अपॉन के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल, है ना। ये सब तो टर्म्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल टू m, एंड काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ के प्रोपोर्शनल मत बनना, हाफ को थोड़ी चेंज करोगे, है ना, वो चीज है, ठीक है। तो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम v को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगा प्रोवाइडेड मास इज सेम। अगर हम v को डबल कर दें और मास को 1/4 कर दें तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। मास को 1/4 कर दें और v को डबल कर दें, v की जगह 2v ले लें और m की जगह m/4 ले लें, काइनेटिक एनर्जी फिर से हाफ mv स्क्वायर आएगा, यस सर, सेम है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो चीज है, दोनों को भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म आने वाला है, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी एज एन एग्जांपल लिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, है ना। चलो, तो जो स्टूडेंट अभी सीबीएसई वाले हैं, काफी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ लिया, है ना। तो देखो, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह आपके हो तो वो जरूर करना। अच्छा, वो मैंने बाई मिस्टेक सीबीएसई वाले बच्चों का आगे की केमिस्ट्री की क्लासेज का शेड्यूल थोड़ा मैं चेंज करूंगा, है ना, बिकॉज अभी जो कॉम्पिटिटिव बैच है उसमें ये चैप्टर अभी चलेगा ये पूरा हफ्ता, and that is not a part of your syllabus, so you don't need to join that class, but I will provide other classes in place of that. So I will send you the modified schedule today. तो बाकी क्लासेज एज यूजुअल आपके रहेंगे जो है। अच्छा देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ा, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, आइए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको कंप्लीट कर लो, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट और इसमें है, एक क्वेश्चन कर लो तो बताते हैं। एक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी में दिया, इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, मोल फ्रैक्शन, एक्सआई आयत गैस का मोल फ्रैक्शन है ना। ओके, x1 हो गया फर्स्ट गैस का, जो भी फर्स्ट जिसको नाम दोगे, एक्सआई मोल फ्रैक्शन हो गया, है ना। यानी कि पी अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एक्सआई, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ आयत गैस। एक्सआई क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयत गैस। फ्रैक्शन ऑफ आयत गैस। अब यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में एक जो कॉन्सेप्ट दिया थोड़ा गलत भी दिया है, बट हम लोग उसको सही करके पढ़ेंगे, है ना। पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, गलत नहीं दिया, बल्कि एक जगह गलत दिया है, फिर अगले लाइन एक जगह सही दिया, अगले लाइन में गलत दे दिया, तो कोई नहीं, बट उसको स्ट्रिक्टली गलत नहीं कहो, ऐसा है कि उन्होंने चीजों को मेंशन करना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, बताएंगे। देखो पहले क्वेश्चन देखो, सभी के पास एनसीईआरटी बुक है। डू ऑल स्टूडेंट्स हैव एनसीईआरटी केमिस्ट्री? बोलिए, यस सर है। कम ऑन, है ना। तो मैं इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखूंगा नहीं, आपको करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर बता। क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर पे एक्सरसाइज पे आ जाओ ना, स्टेट्स ऑफ मैटर के एक्सरसाइज पे आ जाओ, ओके। है ना। जहां चैप्टर खत्म हो जाता है समरी के बाद, एक्सरसाइज पे 158 है मेरे बुक में। क्वेश्चन नंबर 5,
हाँ, और जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में रिएक्शन के बारे में बात है, तो रिएक्शन से आपको कोई मतलब नहीं है। फाइनल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन मतलब H2 गैस, है ना, डाइहाइड्रोजन का मतलब H2 गैस, तो H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, बस उसके लिए आपको सॉल्व कर देना, आगे की कहानी से आपको कोई मतलब नहीं है, वो उससे भी मतलब नहीं है कि H2 गैस है, बस गैस मान के सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, है ना। कहानी पे मत जाना है कि सर ये कॉस्टिक सोडा क्या है, ड्रैनेक्स क्या है, एल्युमिनियम क्या करेगा, ये सब तो नहीं सोचना है। चलो, हाँ, है ना, रिएक्शन अगर लिखना चाहो तो लिखो, कोई नहीं, उसका भी यूज कर सकते हो, है ना। कॉस्टिक सोडा मैं बता देता हूँ, थोड़ा रिएक्शन काम आएगा थोड़ा, है ना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आ गया है, इसलिए रिएक्शन काम आ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 5.7, ठीक है, 5.7 पहले करो तो सब कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ कहाँ तक आप कर सकते हो। 5.8, 5.9, चलो 5.10, ये सब देखो आज ही कर लेना है। हाँ 5.10 मैं बता रहा हूँ, 5.11, 5.12, 5.13, 14, 15, 15 फिर से आपका डाल्टन लॉ पे है, पार्शियल प्रेशर, 16, 17, 18 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, 22 नहीं कर सकते, 19 तक करो, है ना, अभी तो इतना नहीं कर पाओगे, मतलब 19 तक आप सारा कर सकते हो, तो जितने अभी बनाना है बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5.1 टू 5.19, है ना, मतलब क्वेश्चन इतना, एक्सरसाइज से 3-4 क्वेश्चन बचा है, एक्सरसाइज 23, 4 क्वेश्चन बचे हैं आपके, और आगे पढ़ाएंगे तो कर पाएंगे। चलो बेटा इसको करना शुरू करो, कुछ क्वेश्चंस, है ना, कम से कम 4-5 क्वेश्चंस करो, फिर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पार्शियल प्रेशर पे ही बताऊंगा आज के क्लास में। चलो अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगाओ, स्पीड में करो बच्चों।
9 हाँ 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो होता है, क्यूबिक है ना, डेसीमीटर 1 लीटर होता है, 9 क्यूबिक डेसीलीटर 9 लीटर हो जाएगा। हाँ चलो करो बेटा, क्वेश्चंस को करो। पहला वाला हो गया 5 पॉइंट, अच्छा 5 पहले कर रहे हो, कर लो ठीक। कॉस्टिक सोडा जो दिया है 5.6 में वो लिख लेना। कॉमन नेम है, किसका कॉमन नेम है? NaOH है ना। इसको एक होता है सोडा एश या सोडा पोटाश, हाँ कॉस्टिक पोटाश या सोडा एश भी कहते हैं। कॉस्टिक पोटाश ही, सोडा एश तो अलग है। कॉस्टिक पोटाश, हाँ तो पोटाश है या कॉस्टिक एश भी कहते हैं, KOH। कॉमन नेम सब है, ये सब लिस्ट बना के दे देंगे, रख लेंगे। जब ये सब चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे खुद ही आ जाएगा। नहीं अभी जैसे पढ़ोगे ना, इस ब्लॉक वगैरह पढ़ोगे अलग से, तो अल्कली वाला पढ़ोगे तो उसमें सब ये आएगा। अल्कलाइन में फिर वो क्विक लाइन वगैरह, लाइम वाटर, ये सब आएगा, स्लैक लाइन है ना, ये सब, हाँ वो सारा चीज, लाइम स्टोन, CaCO3 और उसका फिर इसका भी रहता है कुछ नाम है, हाँ Na2CO3, हाँ हाँ स्लैक लाइन CaOH ओल्ड, हाँ
सोडा ऐश भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा को, Na2CO3। ये मुझे सोडा ऐश का थोड़ा लग रहा था क्या है। चलो करते जाओ। ये 19 क्वेश्चन आज खत्म कर देना। जहां भी डाउट लगे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, आई विल सेंड द सॉल्यूशन। आंसर पीछे होगा, आंसर नहीं दिया है, बुक के पीछे रहेगा। अच्छा, बुक के पीछे देखो। 10th को छोड़ो ना, अभी 11th में होगा। क्वेश्चन लिखना जरूरी है ना? क्वेश्चन क्यों लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो और करो। क्वेश्चन नंबर लिखो और करो। सर हाँ बोलो। सर वो 1 बार कितना होता है इक्वल टू प्रेशर? 1 बार 10⁵ पास्कल बेटा, 1 बार है ना, याद रखो। वैसे आपको पहले वाले चैप्टर एसबीसी के सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले के नोट में मिल जाएगा, 10⁵ पास्कल, याद रखो, है ओके ना। सर। वहां मैंने लिखाया था ना, वहां आप लोग पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करवाया। करिए, 1 बार 10⁵ पास्कल को कहते हैं, यहाँ भी कर लो। सर इसका रिएक्शन एक बार एक सर। किसका? इसका वाला? एल्यूमिनियम और सोडियम। हाँ अच्छा, तो ये आपका ऐसे होगा ना, एल्युमिनियम है प्लस NaOH, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो ये आपका, ये लिख ही लो, NaAlO2 प्लस H2। अब बैलेंस कर दो इसको, है ना, बैलेंस करोगे, H2 निकालना है तो 2 कर दो यहाँ, है ना, 2 कर दो तो H2 निकलेगा, लेकिन 2 NaOH हो गया, NaAlO2 कैसे आएगा ये? सॉरी, NaAl2 ऐसे, Na हो गया ना प्लस L, हाँ O2, ठीक है, बैलेंस से तो सेटिस्फाई है, NaAlO2। अब इसका रिएक्शन तो ये रहता है,
H2 2Na। इसमें चलो रेडॉक्स से कर लेते हैं, रेडॉक्स से कर लेते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया +1 -2 और ये हो गया +1, ये हो गया +1, ये हो जाएगा +3 -2 और यहाँ 0। तो ये जो है आपका ऑक्सीडेशन हुआ एल्युमिनियम का, है ना। और इसका वो रेडॉक्स थोड़ा काम आ जाएगा आपको, है ना। और ये हो गया आपका रिडक्शन हो गया, है ना। तो रिडक्शन हो गया, तो ऑक्सीजन वगैरह तो बाद में बैलेंस करेंगे, वाटर वगैरह जो है जुड़ जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये कितना जा रहा है, +3 जा रहा है। ये कितना जा रहा है, ये आपको जा रहा है, हाइड्रोजन कितना जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है 1 का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं, मान लो ये +3 हुआ तो यहाँ पे 3 कर दूं, तो यहाँ पर भी मैं 3/2 कर देता हूँ, है ना। अब तो हो गया यहाँ से +3 का चेंज और यहाँ से -3 का चेंज, ये चीज हो गया। अब हमें इसको देखना है बैलेंसिंग को। ठीक है, बैलेंसिंग को देखेंगे। तब सेकेंड स्टेज हम देखते हैं, और हमें किसको बैलेंस करना है अब, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम आपका बैलेंस है, एल्युमिनियम बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है, तो सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा ना। सोडियम को भी जस्ट सोडियम को भी बैलेंस करना होगा कैसे। एक और रिएक्शन में चेक करता हूँ उनको क्या होता है ना। जस्ट वेट करो, रिएक्शन इसका सॉल्ट। रिएक्शन तो चेक करते हैं, रुक जाओ। 12 वाटर है ना, ये रिएक्शन बैलेंस फिर ऐसे क्यों नहीं हो रहा था हमारा। चलो हो जाएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। करेंगे, कंपोनेंट छूट रहा है ना, क्या क्या है ड्रेन क्लीनर, है ना। ड्रेन क्लीनर है, देखो पानी भी तो आएगा, है ना। तो कंपोनेंट हम छोड़ रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक एक कौन वेट,
हैंडल लेके कर सकेगा, ट्रेन हैंडल लेकर ही करेगा। केल्विन में ही तो 300.15 में 0.15 कितना ज्यादा है, वो कहाँ के बराबर है? 273 ही है ना? करने में मतलब जो भी वैल्यू आता है हम लोग को, जैसे हम लोग 83.803 आता है, उसमें एकदम 8.314 हो रहा है। समझा नहीं क्या बोल रहे? कितने का फर्क? तो 83.8 समथिंग आता है। आपका है 83.8, वहाँ क्या है? 83.14, approximation दिए हो उसका, वो अपना तो कर दीजिए। इतना ज्यादा सही लोग कुछ 8 to 10 to the fourth निकाला, हम सब डेसिमल को ऊपर नीचे काट के पहले आपको ज्यादा approximation दे दिया था, इसलिए ऐसा। तो approximation उतना ज्यादा नहीं तो आवाज अब भी नहीं आ रही आवाज क्लियर नहीं आ रही। है ना? अगर ऑप्शन थोड़ा ज्यादा गैप होगा तो कर सकता है। तो सुनो देखो, ध्यान मेरा आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। एल्युमिनियम प्लस NaOH है ना, ये आपका मिक्सचर होता है जो ट्रेन क्लीनिंग के लिए होता है। लेकिन ये ट्रेन अपने आप में ट्रेन थोड़ी रिएक्ट करता है। मेरा आवाज नहीं आ रही। ट्रेन में क्या होगा, ड्रेनेज में पानी होता है, जब ये पानी में मिलता है ना तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऐसे नहीं रिएक्ट होता है। वाटर भी हमें H2O अब आएगा है ना, तो वाटर हमारा छूट रहा है। बैठ जाओ बेटा। तो बिना पानी की ये रिएक्शन होता नहीं है ना। ये हो गया आपको NaAl O2 प्लस H। अब रिएक्शन जो है आपका बैलेंस। अब देखो, यहाँ पर अब हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ +1 है, सोडियम तो +1 करेगा और ये -3 दे रहा है, लेकिन वो आपका +3 और ये हो गया 0। हेलो हेलो, एक मिनट बेटा। हाँ हेलो सुजल, आवाज जा रही है? इस तरह आ रही है। हेलो हाँ देखिए बच्चों, क्लास के, हाँ क्लास के बीच में कॉल मत करिए वरना इधर कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है ना, फिर वो टाइम वेस्ट करेगा आपका। तो एल्युमिनियम, हाँ मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली जो है सफाई के लिए जो यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, ड्रेनेक्स 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 मान लो कोई कंपनी का कुछ है, वो मॉडल है जो कि आपको यूज होता है ड्रेन क्लीनिंग के लिए। तो ड्रेनेक्स जो होता है वो क्या कह रहा है, कंटेन्स स्मॉल बिट ऑफ एल्युमिनियम व्हिच रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन। तो एल्युमिनियम और कास्टिक सोडा बेटा, एल्युमिनियम और कास्टिक सोडा ड्रेनेक्स में प्रेजेंट होते हैं और वो रिएक्ट कब करते हैं, है ना, अगर वो अंदर में रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर काम ही नहीं हुआ। वो रिएक्ट कब करते हैं, जब आप उसको ड्रेन में यानी कि नाली में डालते हैं, है ना। तो नाली में डालते हैं तो क्यों क्यों रिएक्ट करते हैं, नाली में पानी है तो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम प्लस कास्टिक सोडा प्लस वाटर, ये है। तब यहाँ का भी हाइड्रोजन और यहाँ का भी हाइड्रोजन आपका किसमें जा रहा है, बोलो किसमें जा रहा है बेटा, दोनों हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिड्यूस हो रहा है ना। और एल्युमिनियम देख लो 0 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। बस 2 मिनट खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता के खत्म कर देंगे। तो ये चीज है। अब देखो +1 +1 +1 3 हाइड्रोजन है तो प्लस, तो यहाँ पर हो गया, तो इसको 3/2 कर दो, 3/2 कर दो, है ना, 3/2 कर दो, है ना, 3/2 कर दो। अच्छा देखो बैलेंस ही हो गया, बस इतना ही करने पे बैलेंस हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम 1
सोडियम एक, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन को बैलेंस किए, उसके बाद हम जब एटम मिला रहे तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और सारा बैलेंस ही है, तो अब अगला स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना ही बैलेंस है ना। ये छूट रहा, तो वही मैं सोचा वाटर कहाँ, वाटर ऐड करने पे तो वाटर का भी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसको लेना पड़ेगा ना, वो चीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चीज रहा। अब ये क्या है 3/2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो गया 2Al प्लस 2 NaOH प्लस 2 H2O, so this is 2 NaLO2 plus 3H2. So this is the reaction for question number 5.6 है ना, 5.6। ठीक है, अब तो हो जाएगा सुजल। ऐसे समझ आ गया। हाँ बस ये चीज था, वाटर भी उसमें रिड्यूस में काम आ रहा है। चलो देखो, हमने पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ा ना, 2 मिनट एक चीज और देख लो, फिर आप लोग घर पे क्वेश्चंस करना, जो डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। सो ध्यान से देखिए, जो डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया था पार्शियल प्रेशर वाला, तो उसने क्या किया था, कई बार उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, तो उसने क्या किया था कि गैसेज जो है ना, तो गैसेज जो है उनका जब मिक्सचर क्रिएट किया था, तो गैसेज वेयर कंटेनिंग सम वाटर वेपर, है ना, कोई भी गैस एयर से भी लेंगे तो वाटर वेपर तो उसमें रहता है ना, तो वाटर वेपर भी क्या है, इट इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर वेपर इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, so it will also have some partial pressure। तो अगर आप, तो अगर गैसेज जो है अगर वो वाटर वेपर को कंटेन करें, देन यू कॉल इट मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब भीगा हुआ हवा, है ना, मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर है, तो मॉइस्ट एयर का अगर प्रेशर दिया हुआ है, तो वहां से आपको ड्राई एयर का प्रेशर कैसे मिलेगा, ड्राई एयर का प्रेशर मिलेगा अगर आप वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दें, पार्शियल प्रेशर, है ना। तो नोट में इस बात को याद रखोगे, किसी क्वेश्चन में अगर आता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर या प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, प्रेशर ऑफ ड्राई एयर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर माइनस प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, हाँ माइनस वेपर प्रेशर। तो जो वाटर वेपर के कारण जो प्रेशर उसको माइनस कर देंगे, है ना, उसका पार्शियल, तो वेपर प्रेशर इज द बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। ये भी आप थर्मोडायनामिक्स में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और यहाँ भी इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग आज की क्लास में, ओके। कि ड्राई एयर का अगर हमें प्रेशर निकालना है, तो उसमें से हमें बस वेपर प्रेशर माइनस कर देना है, ओके। ध्यान रखिएगा, एक टर्म है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज, लेट मी चेक इट, है ना, एक्वस टेंशन, है ना, ध्यान सुनो, एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन वर्ड जो है दैट इज मींस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है, अब ये जब जानेंगे सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, मतलब मैक्सिमम वेपर जो कंटेन कर सकता है एयर एट अ गिवन टेम्परेचर, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। मतलब उससे ज्यादा अगर हम वेपर क्रिएट करना चाहेंगे तो वो फिर से कंडेंस हो जाएगा और ज्यादा वेपर नहीं बन पाएगा। तो वहां पर आपको फॉर्मूले में लिखा है ड्राई एयर का प्रेशर मॉइस्ट एयर माइनस एक्वस टेंशन, ऐसा नहीं है। एक्वस टेंशन तो तब ना लेंगे जब सैचुरेशन वेपर प्रेशर पे होगा, अगर सैचुरेशन पे है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, जो वेपर प्रेशर है वो माइनस करेंगे, ना कि एक्वस टेंशन माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो एक्वस टेंशन हम तब माइनस करेंगे व्हेन द वेपर इज एट इट्स सैचुरेशन स्टेट इन द एयर, ठीक है, दैट शुड बी क्लियर टू यू, है ना। तो एट सैचुरेशन स्टेट क्या हो जाएगा, एट सैचुरेशन स्टेट जो है प्रेशर ऑफ ड्राई एयर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर माइनस aqueous tension. And what is aqueous tension? Aqueous tension is the saturation vapor pressure of the air at a given temperature, है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा, तो ये चीज है। तो aqueous tension क्या होता है, सैचुरेशन वो आगे पढ़ाएंगे, अभी आप सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम जो उसमें वेपर हो सकता है उस टेम्परेचर, उससे ज्यादा वेपर वो एयर कंटेन नहीं कर पाएगा,
क्यों होता है सैचुरेशन, कैसे सैचुरेशन पे पहुंचते हैं, ये सब आगे आए केमिस्ट्री में, है ना। हाँ, सैचुरेटेड वाटर वेपर, सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड वाटर वेपर नहीं, सैचुरेटेड एयर ऐसे लिखता है वो, क्या लिखा है देखने में, ऐसा सैचुरेटेड वाटर वेपर, है ना। तो सैचुरेटेड वाटर वेपर वही है कि मतलब जो मैक्सिमम जो हो गया, है ना, वही चीज। सैचुरेटेड वाटर वेपर क्या है, एयर में ही ना सैचुरेशन देखेंगे, बिल्कुल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर, है ना। सैचुरेटेड वाटर वेपर का मतलब वही है एट सैचुरेशन, क्या दिया रहेगा क्वेश्चन, हाँ, या ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा, है ना। दो चीज दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा ना बेटा। हाँ हाँ, वैसे आप जो है जैसे कि हाँ, वो चीज है, केमिस्ट्री के सिलेबस से भी रिमूव हो गया, फिजिक्स में तो है, पर फिजिक्स में भी सिलेबस में नहीं रहा है कभी वेप ऑपरेशन निकालने का, बट केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं उसको, मैं पढ़ा दूंगा, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको बताएंगे। जनरली क्वेश्चन जितने भी पूछते हैं वेपर प्रेशर या तो दिया रहता है या निकालना होता है डायरेक्ट से। चलो यहीं तक रखो आज बेटा, सर नेक्स्ट क्लास। हाँ तो फिजिक्स में मुझे बोलो वर्क बोलो, डन में आपने भेजा था ना, तो उसमें एक डाउट था। हाँ बोलो क्या डाउट है, जल्दी से बताना, नेक्स्ट क्लास भी है ना, जल्दी बोलो। सर जैसे अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन से में सर, हाँ, अगर हमारा एक पार्टिकल है वो 5 i कैप से मतलब 0 में जा रहा है, उसका नहीं आप कोऑर्डिनेट उसी क्वेश्चन को लो ना बेटा, उसी क्वेश्चन पे बात करते हैं जो क्वेश्चन में डाउट था, है ना। चेंज करेंगे तो फिर हमें नया सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसीलिए डायरेक्ट उसी पे बात करते हैं, चेंज करने से क्या फायदा कोऑर्डिनेट, है मैंने ना, भेज फिर नया रखा नहीं, मैंने क्वेश्चन भेज बनाएंगे। रखा है, उस वो वाला भेज रखा है। अच्छा कोई दूसरा क्वेश्चन, अच्छा वो दोनों समझ हाँ में आ गया जो सॉल्यूशन भेजा हाँ, था। ये यस सर, वो अच्छा वाला। ठीक है, तो इसको इसको मैं करके भेज दूंगा, ठीक है, अभी क्लास में टाइम है ना, मैं करके भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, ओके ठीक है। हाँ मुझे ओके लगा कि उसी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट करते, ठीक है मैं करके भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ मैंने ध्यान देखा नहीं होगा, तो मैं करके भेज देता हूँ, है ना। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, डोंट वरी, और नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, ओके। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, ओके बेटा।